नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम वही कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया के लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में जानेंगे धीरे-धीरे। इस चैप्टर में क्या है, अभी जो साउथ एशिया में जो देश हैं, उनके बारे में हम कहीं न कहीं क्या है, उनका जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज जो है पहले जो चर्चा होगी वो पाकिस्तान का है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान क्या है ना। भारत के विभाजन के बाद दो देश बने, एक धर्म के आधार पर और एक सिद्धांतों के आधार पर। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। टू नेशन थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने अपनी टू नेशन थ्योरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय के यानी कि धर्म के आधार पर दो देशों की मांग की और इसी आधार पर पाकिस्तान की स्थापना हुई। तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं तथ्यों के आधार पर कि पाकिस्तान है क्या। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान जो है साउथ एशिया का हिस्सा है। इसका जो बॉर्डर है, नॉर्थ में चाइना है और इसके जो पश्चिमी छोर की अगर बात करूं तो ईरान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो उसकी जो लोकेशन है, वो काफी अच्छी लोकेशन है। अगर मैं बात करूं तो इसको जो है ना, अगर कहा जाए तो इधर वेस्ट में ईरान है, उधर मिडिल ईस्ट पड़ जाता है, फिर चाइना और रशिया, यानी कि इसके आसपास में जो है बड़े बड़े देश जो हैं, जैसे चाइना और रशिया जैसे देश इसके आसपास में स्थित है। अब बात करते हैं कि इसके जो है मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में चाइना और वेस्ट में ईरान और अफगानिस्तान, और इसके जो साउथ वेस्ट में अगर देखा जाए तो इसके अरेबियन सी है और ईस्ट में अपना प्यारा सा देश भारत है। ठीक है ना। इसकी कुल आबादी की बात करूं तो 25.93 करोड़ है। अगर मैं इसकी जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी इसका जो है 452 बिलियन डॉलर के करीब में है। पूरे वर्ल्ड में अगर इसकी जीडीपी की बात आती है तो वो 40th रैंक है। मेन इकोनॉमी सोर्स की बात करें तो इसका जो जो इसकी जो इकोनॉमी है वो मेनली इसका 37% जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर निर्भर है। दूसरी अगर बात करूं कि ये क्या है कि इसमें कुछ यहाँ जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें कुछ मिनरल्स भी हैं और गैस से परिपूर्ण क्षेत्र है, उसके बारे में भी बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे ग्रेनाइट की अच्छी खासी मात्रा मिलती है, मार्बल, एमरल्ड। ये जो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहां पे आपको मार्बल, ग्रेनाइट और जो आपका जो है एमराल्ड वगैरह मिलते हैं। आप सभी कहीं ना कहीं क्या है, सेंधा नमक के बारे में जानते होंगे। जी हाँ। तो ये सेंधा नमक जो है ये क्या है, ये खेवड़ा सॉल्ट माइन से क्या करता है, इसको निकाला जाता है ना। आपको पता होगा जब साइंस आप पढ़ते होंगे तो वहां पे सॉल्ट जो है वो दो तरीके से निकलता है। एक तो सी वाटर इसका सोर्स है, दूसरा जो है इनलैंड जो लेक्स हैं, ड्राई लेक्स हैं, रॉक्स हैं, उनसे भी मिलता है। तो यहाँ पे खेवड़ा सॉल्ट माइन है, झेलम जिला में पड़ता है। यहाँ से सेंधा नमक निकाला जाता है। आप लोग जानते होंगे व्रत में कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट भी यहाँ से मिलता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ देखते हैं नक्शे पे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये पाकिस्तान हो गया, कि आप यहाँ इसकी स्थिति देखिए। अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो इसके वेस्ट में जो बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान है, ईरान है। यहाँ देखिए ईरान है। इसके ईस्ट में ठीक कौन है, तो इंडिया है, अपना प्यारा देश भारत। और अगर मैं ऊपर बात करूं तो आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको रशिया मिलेगा, यहाँ पे चाइना है। ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ शहर है, जैसे कि जो कि मुख्य शहर है उनके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको, कि यहाँ पे गिलगिट वाला क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, काफी मिनरल रिच ये भी है। उसके बाद जो है मतलब काफी मिनरल रिच वाला ये जगह है। खैबर पख्तूनवा है, पेशावर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजनीतिक राजधानी यानी कि इसकी राजधानी है, और ये मुजफ्फराबाद है, यहाँ लाहौर है। ये आपका जो है आपने सुना होगा लगदी लाहौर दिया।
तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सिंध है, यहाँ बलूचिस्तान है, तो ये यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। आपको कल मैंने बताया होगा ग्वादर, तो ये देखिए यहाँ जो है ये ग्वादर पोर्ट है, काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ग्वादर। ग्वादर जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ना। तो इसमें जो है क्या है कि जो है एक तरह से ये देखिए अरेबियन सी पड़ जाता है यहाँ पे, ये मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्यों जाती है, जितनी ऑयल ट्रेडिंग है उस पर नजर रखी जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पूरा मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया वाला पार्ट इधर से जो है शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्वादर बिल्कुल एकदम ठीक, मतलब जो है ना बहुत ही अच्छी लोकेशन इस पे ग्वादर स्थित है, ग्वादर पोर्ट जो है, ठीक है ना। ये इसका देखिए क्वेटा शहर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कराची है, ठीक है ना। तो अब इसका जो है एक एक करके आगे देखते हैं इसका। अब स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे अभी मैंने आपको प्लेसेस के बारे में बताया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान की बात करते हैं। तो बलूचिस्तान क्या है, जो पाकिस्तान का जो है 44% लगभग, अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें उसका नक्शा देखें तो लगभग 44% क्षेत्र जो है वो क्या है, बलूचिस्तान है ना। तो बलूचिस्तान जो है 44% ऑफ कंट्री है। बड़ी बात क्या है कि बलूचिस्तान जो है बहुत ही ज्यादा एक तरह से मिनरल रिच है यहाँ पे, एक तरह से यहाँ पे जो है मिनरल पावर हाउस कहा जाता है इसको। यहाँ पे आपको जो है कॉपर मिलता है, यहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट पाए जाते हैं, गैस भी है यहाँ पे, नेचुरल गैस का भी सोर्स है यहाँ पे मतलब। अब दूसरा जो है आपका ग्वादर, तो ग्वादर पोर्ट, जैसे अभी मैंने आपको ग्वादर पोर्ट के बारे में बताया, ये रहा ग्वादर पोर्ट। अब यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सीपैक बन रहा है, चाइना यहाँ पे खूब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना का यहाँ प्लान है कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, उसका वो दोहन कर सके, उसका जो है उसको एक्सट्रैक्ट करे, और एक तरीके से क्या है, और दूसरा इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि यहाँ से जो है अपना इंडियन ओशन भी कवर हो जाता है, इंडियन ओशन पे भी वो नजर रख सकता है, वहां पे भी उसकी साख बनती है। ग्वादर जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल बताया था कि ग्वादर जो है वहां से आपका जो वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब जो है जो देश है इसकी कनेक्टिविटी ग्वादर से मिल जाती है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं जो वेस्ट एशिया से पूरा चाइना अपना जो है ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अगर इंडियन ओशन में अगर चाइना का एक इन्फ्लुएंस रहता है तो उसके लिए जो ट्रेड का रूट है उसको सिक्योर करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, है ना। अगर एक तरह से कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, तो उसमें जो है ना कभी भी जो है व्यापारिक दृष्टि से देखिए या फिर जो है सामरिक मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो स्ट्रेटेजिकली दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ग्वादर की बात करूं तो ग्वादर का सामरिक महत्व है, एक तो ये गल्फ ऑफ ओमान है ना, ओमान की खाड़ी के पास है, और यहाँ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो भी क्या है, काफी नजदीक पड़ता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कराची के बारे में। तो कराची जो है ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है कि एक तरह से यहाँ पे जितने कराची में जो है ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, यहाँ पे नेवल बेसेज है, ट्रेड है, यहाँ से नेवल बेस बना रखा है यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना। इसमें जो है आपका ट्रेड के लिए भी काफी एक मतलब एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। लाहौर की बात करें तो लाहौर को हम कहते हैं पंजाब का दिल, है ना। तो यानी आपने गाना सुना होगा, तू लग दी लाहौर दिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपने लाहौर लाहौर का नाम सुना होगा, है ना। तो उसमें जो है एक तरह से उसको लाहौर को क्या कहते हैं, हम पंजाब का दिल कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो लाहौर जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी का लगभग 11% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है अकेला लाहौर, है ना। अच्छा खासा है ना, यानी इसीलिए। पेशावर की बात करूं तो ये पंजाब का नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी इलाका है। और फैसलाबाद और सियालकोट की बात करें तो फैसलाबाद को हम जो है ना मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इस यहाँ पे ना कपड़ों का उद्योग बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या है, हब है एक तरह से, समझ गए मेरी बात। तो एक तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर में जो है बहुत ज्यादा इससे क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के संविधान के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया
वो पाकिस्तान की डेमो मतलब एक तरह से जो है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, उसके बॉर्डर्स के बारे में और उसके इकोनॉमी या फिर जो जो स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिकली जो और इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं पहला पाकिस्तान के पहले संविधान के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे आपको बड़ा ही रोचक मतलब जो है जानकारियां मिलेंगी। दोनों ही देश क्या है एक तरह से मतलब जो है भारत भी आजाद हुआ और एक नया देश पाकिस्तान भी उसी समय बना, है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना आजादी का दिवस मनाता है, वही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपनी आजादी का दिवस मनाता है, यानी कि उसकी स्थापना दिवस भी कह सकते हैं कि वो स्थापना दिवस मनाता है। अब पाकिस्तान को जो है हमारा संविधान जो है एक तरीके से क्या है बन भी गया था और लागू भी हो गया था, है ना। हमारे देश में संविधान का शासन 26 जनवरी 1950 से शुरू हो गया, मगर पाकिस्तान जो साथ में ही आजाद होता है, पाकिस्तान जो उसी समय आजाद हुआ, वो अभी भी उस समय भी क्या है जब हमारा संविधान लागू हो चुका था उस दौरान भी पाकिस्तान जो है अपने संविधान को लिखने में संघर्ष महसूस कर रहा था, वहां पे संघर्ष था। पाकिस्तान को अपने संविधान को बनाने में लगभग 9 साल का समय लग गया। अब आप पूछेंगे कि ये 9 साल का समय क्यों लग गया, जब इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैंने कहा है आपसे कि आपको हर एक जानकारी जो है यहाँ पे मैं दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दे। फिलहाल अब कहने का मतलब क्या है, संविधान बना लेकिन उसके बाद भी मामला ठीक नहीं रहा। मामला मतलब कहते हैं कि उसके बाद भी ये जो है संविधान बनने के बाद भी कुछ ही समय बाद रायता फैल गया। तो सबसे पहले संविधान बनने में देरी के कारण, ये मैंने पॉइंट्स अभी लिख लिए थे क्योंकि जो है थोड़ा समय बचा सकूं आपके लिए, है ना। तो ये चीज है और आपको पूरी जानकारी दे पाऊं। तो संविधान बनने में देरी के कारण क्या है, पाकिस्तान के संस्थापक कौन, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, टू नेशन थ्योरी की जिन्होंने बात की थी। अब उन्होंने देश तो आजाद करवा लिया, मतलब अपना देश तो अलग करवा लिया, एक देश की मांग उनकी पूरी तो हो गई, मगर जैसे ही क्या होता है पाकिस्तान बनता है उसके थोड़े समय में ही क्या होता है इनकी मृत्यु हो जाती है। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो है मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, तो ये भी क्या होता है कि अब जो है लीडरशिप का अभाव हो जाता है वहां पे। और दूसरा क्या होता है कि पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान जो है ना उनका भी क्या हो जाता है 16 अक्टूबर 1951 को, मतलब उनका भी असैसिनेशन हो जाता है, मतलब उनका जो है ना एक तरह से उनको मार दिया जाता है, ठीक है ना। 48 में पाकिस्तान के महत्वपूर्ण जो संस्थापक है उनकी मृत्यु हो जाना। दूसरा जो है पहले जो इनके पीएम है लियाकत अली खान, उनकी मृत्यु हो जाना ठीक 3 साल, है ना, 3 साल में ही क्या हो गया, दो प्रमुख नेताओं की क्या हो जाती है इनके देश में, मतलब उनका जो है डेथ हो जाता है, वो डिमाइज कर जाते हैं। लेकिन अब उसके बाद ही क्या होता है कि जो तीसरा बड़ा कारण बनता है जो संविधान में देरी का, तो जो दो कारण जो है उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो दो कारण जो है ये जो दो आपको मैंने बताया है, ये दो कारण से आपको क्या होगा, यहां पे होगा एक चीज सॉरी, ये दो कारण से क्या होगा कि ये पाकिस्तान के टॉप लीडर्स से, अब जब ये लीडर जो है नहीं रहे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक तरह से लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना। क्या हो जाता है, लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अब कोई उसको नेतृत्व करने वाला, यानी कि पाकिस्तान में जो उस योग्य लीडरशिप जो है ना वो नहीं थी, तो लीडरशिप की कमी हो गई इन दो नेताओं के मृत्यु के पश्चात। तो इसीलिए क्या हो गया वहां पे एक जो है ना पहला ये जो कारण बने संविधान में, जो पहले जो देरी के कारण बने वो ये हैं। दूसरे कारण या तीसरा कारण कह लीजिए, तीसरा कारण ये है, आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना तो उसको जो है उसको दो क्षेत्र, एक पंजाब वाला क्षेत्र मिला, है ना, और एक जो है आपका जो बंगाल वाला क्षेत्र मिला, जैसे कि पूर्वी बंगाल,
है ना। जैसे भारत का पश्चिम बंगाल भारत में है, ऐसे पूर्वी बंगाल जो होता था वो पाकिस्तान के हिस्से में था। तो अब हुआ क्या कि जो यहाँ पे दोनों जो रीजन थे, दोनों क्षेत्र थे, वहां पे एक तरह से कल्चर और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। यहाँ के लोगों का एक तरह से क्या है, मतलब जो बंगाल के लोग थे वो पंजाब से बिल्कुल अलग थे। अब पंजाब में क्या है, उर्दू बोली जाती थी, तो पंजाब वाले पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप अपना मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो जो ओरिजिनल पाकिस्तान है तो उसकी बात कर रहा हूं, वहां पे उनका जो मेन भाषा है वो क्या है, वो उर्दू है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है वहां पे बंगाली बोली जाती है, वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। अब कल्चरल डिफरेंसेस थे वहां पे, लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार थी वो चाहती थी कि आप लोग भी क्या है, मतलब बंगाली लोगों को भी ये चाहती थी कि वो भी क्या है, पाकिस्तान, मुख्य पाकिस्तान की जो भाषा यानी कि उर्दू, वो भी उर्दू बोले। यानी कि उर्दू और को थोपी जा रही थी और उनके संस्कृतियों को जो है ना एक तरह से कुचला जा रहा था। बंगाल के लोगों को ये बात बिल्कुल जमी नहीं। करूं आपको कि आबादी के आधार पर क्या है, बंगाल में जो है दूसरा कारण क्या बना कि वहां बंगाल की जो जनसंख्या है वो ज्यादा थी। तो अब आबादी के आधार पर जो है बंगाल की तरफ से सीटों की जो है ना ज्यादा मांग हुई कि भैया हमारी आबादी ज्यादा है, इस आधार पर क्या है, हमें सीटों की संख्या ज्यादा आवंटित की जाए। तो अब कहने का मतलब क्या है, तो तीसरा कारण ये था। अब ये यहाँ पे क्या है, एक तरह से क्या है, पॉलिटिकल तनातनी हो गई। मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं एक तरीके जो जो ये जो बंगाल के जो लोग हैं, जो इस आधार पर जो है ना ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे कि भैया हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, इसके लिए क्या है, हमें ज्यादा सीटें दी जाए। मगर जो पाकिस्तान की सरकार है वो इन पे ध्यान नहीं दे रहा था। मेन जो पाकिस्तान है वो पूर्वी बंगाल के लोगों को एक तरीके से वहां पे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के तहत वो काम करते थे। मतलब एक तरीके से उनको जो है वो, मतलब जो तरजीह उनको मिलनी चाहिए, जो उनको जो है एक तरीके से जो उनके राइट्स की बातें होनी चाहिए, जितना उनका रिप्रेजेंटेशन, उनके अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, वैसा नहीं था। केवल पाकिस्तान जो है बंगाल में रिसोर्सेज का दोहन करता था और वहां के लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। तो ये दूसरा कारण तो ये बना। तो अभी तक आपको मैंने बताया कि पहला कारण क्या बना, लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसके कारण संविधान जो है उसमें बनने में देरी हुई, यानी कि दो लोगों की डेथ। पहला जो पाकिस्तान के फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी मृत्यु हो जाना 1948 में, है ना। दूसरा जो पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे लियाकत अली खान, उनका असैसिनेशन हो जाना। ये दो रीजन। और उसके बाद मैंने बताया कि बंगाल की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बंगाल के लोगों द्वारा ये मांग की गई कि हमारा जो है एक उचित रिप्रेजेंटेशन हो सके सरकार में, ताकि हमारी भी आवाज सुनी जाए। इसके लिए हमें जनसंख्या के आधार पर अधिक सीटों की हम मांग करते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया। और इसके कारण हुआ क्या, यहां भी अटकलें बनी। ये भी एक अटकल बना संविधान के देरी बनने में देरी के कारण का। अब होता क्या है कि फाइनली 1956 में पाकिस्तान अपना संविधान बना लेता है, लेकिन उसके बाद ये भी संविधान जो है बेचारा, ये भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। मतलब संविधान तो बनता है, मगर ठीक 2 साल बाद क्या होता है, 1958 में मिलिट्री कूप हो जाता है, मतलब सैन्य तख्ता पलट होता है, मतलब सेना का शासन आता है। यानी संविधान जो है 2 साल में ही ढह जाता है वहां पर, है ना। तो अब बात करते हैं आगे के बारे में, है ना। अब ये आपको देखिए जरा, यहाँ पे जो अगर ये पूरा आपको मैप दिखाया है मैंने, है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे जो है पूरा ये पाकिस्तान वाला इलाका है ना। ये पूरा ये सिंध प्रांत है, ये, है ना। तो ये चीज है, ये सिंध हो गया, ये बलोचिस्तान, ये देखिए बलोचिस्तान यहाँ पे है। तो आगे बढ़ते हैं। खैर, तो कहने का मतलब क्या है, सीजिंग दिस केओस द फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर। अब यहाँ के जो अब क्या हुआ कि इन्होंने जो 1956 में क्या हुआ, एक तरह से संविधान बना, 1958 में मिलिट्री कूप कर जाती है। अब यहाँ के पहले जो जनरल होते हैं वो कौन होते हैं,
वो होते हैं अयूब खान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरह से सॉफ्ट कूप किया और इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्जा, उनको जो है ना सत्ता से बाहर निकाल दिया। 1958 में हुआ था ये। टू वैलिडेट हिज अथॉरिटेरियन रूल अंडर ए डेमोक्रेटिक मास्क, ही इंट्रोड्यूस्ड a system called basic democracies in 1960 and got himself elected through an indirect controlled voting system. अब पाकिस्तान को आजादी के बाद अपना पहला व्यवस्थित संविधान बनाने में 9 साल का लंबा वक्त लगा, जो 1956 में जाकर क्या होता है, पूरा होता है। और इस संविधान के बनने से ही क्या होता है, देश में भयंकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया इस सब चीजों के बारे में। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1958 में देश के पहले सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा, उनको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, जब अयूब खान आते हैं तो अपने आप को एक तानाशाह नहीं, एक लिबरल होने का मतलब जो है ढोंग रचाते हैं, स्वांग रचाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो अपने मतलब जब उनके हाथ में शासन आता है तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से थोड़ा सा पब्लिक को कन्विंस करने के लिए बेसिक डेमोक्रेसीज लाने की बात करी, है ना। तो होता क्या है कि 1960 में वो बेसिक डेमोक्रेसी लेके आते हैं, है ना। और एक तरह से क्या होता है, उन्होंने जो है ना एक इलेक्शन करवाया। 1960 में क्या हुआ कि जब वो अपनी अपने अपने जो है शासन को जो है वैलिड साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, बेसिक डेमोक्रेसीज लेके आते हैं। और इस प्रिंसिपल के तहत उन्होंने क्या किया, चुनाव करवाए अपने देश में। और इसमें क्या होता है कि एक तरह से वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब एक तरह से गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड थ्रू एन इनडायरेक्ट एंड कंट्रोल्ड वोटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है कि कंट्रोल्ड वे में वोटिंग सिस्टम होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि कंट्रोल्ड वोटिंग के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है और वो खुद उसमें जीतते हैं और वो सत्ता में आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अपने इस तानाशाही शासन को जनता की नजर में कानूनी और लोकतांत्रिक दिखाने के लिए उन्होंने 1960 में बुनियादी लोकतंत्र नाम की एक व्यवस्था शुरू की और अप्रत्यक्ष रूप से खुद को राष्ट्रपति चुनवा लिया। लेकिन कुछ ही समय में उनका यह तानाशाही शासन पूरी तरह बेनकाब होता है। मैंने क्या बोला था कि अब ये बेनकाब क्यों होता है, तो 1965 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और भारत की इसमें बहुत ही शानदार जीत होती है। इस बात से पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है अयूब खान के प्रति, और यही गुस्सा जो है उनको जो है एक तरह से मजबूर कर देता है सत्ता छोड़ने पर, है ना। इससे इस युद्ध में हुआ क्या कि देश की आर्थिक स्थिति काफी बदहाल हो गई, काफी खराब हो गई, और जिससे जनता का सब्र जो है ना टूट गया और भरोसा भी टूट गया। 1968 और 69 यानी 1968 और 69 तक आते आते उनके शासन के खिलाफ पूरे देश में सड़क पर जो है एक तरह से वायलेंस होने लग गए, लोगों का मास मूवमेंट होने लगा, भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके दबाव में आकर आखिरकार जनरल अयूब खान को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक है ना। और अपना सत्ता जाते जाते वो किसको देते हैं, जनरल याहिया खान को देते हैं। अब यहाँ पे जनरल अयूब खान जो है जब रिजाइन करते हैं तो उन्होंने एक तरह से तब भी क्या है कि एक तरह से लोकतंत्र पाकिस्तान में नहीं आता है। फिर वो अपना जो है ना जो सत्ता जो है वो कार्यभार जो है वो सौंपते हैं एक दूसरे जनरल जिनका नाम होता है याहिया खान। यहाँ भी बवाल कम नहीं मचेगा, बवाल यहाँ भी फैलेगा, देखिएगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, he handed over the reign of the country to another ruthless military chief, General Yahya Khan. It was during Yahya's oppressive martial law that Pakistan faced its biggest existential crisis, the Bangladesh issue. तो होता क्या है कि जब जनरल अयूब खान जाते हैं, रिजाइन करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अपना वो सत्ता किसको सौंपते हैं भाई, तो एक रूथलेस, एक काफी क्रूर जो है मिलिट्री जनरल को, याह्या खान को सौंप के जाते हैं, है ना। अब याया ने क्या किया कि वो पाकिस्तान में ना अपना जो मार्शल लॉ लगा दिया, और ये काफी जो है एक तरह से अप्रेसिव टाइप का रूल था। अब पाकिस्तान जो है ना एक तरह से ऐसा लगा कि पाकिस्तान एक लग रहा है कि अब खत्म ही हो जाएगा दुनिया से, है ना, मतलब नक्शे से गायब हो जाएगा, ऐसा समय था ये, है ना। और इसी में बांग्लादेश का भी भयंकर इशू होता है। अब क्यों कहा गया है इसे बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी कि मार्च 1969 और ये दिसंबर 1971 का जो दौर है, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस।
अब होता क्या है कि इसमें क्यों कहा गया, इसके कुछ कारण हैं, आखिर इसका जो है कारण क्या है वो देखिए। तो कारण ये है कि इलेक्शन करवाए जाते हैं 23 साल बाद, कुल 23 साल बाद जो है एक बार इलेक्शन होल्ड होता है, कहाँ पे, मतलब पाकिस्तान में। तो 23 साल बाद ये तैयार होता है कि चलो ठीक है हम इलेक्शन करवाएंगे, और फेयर इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, और होता भी है। समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से कौन चुनाव लड़ रहा था, शेख मुजीबुर रहमान लड़ रहे थे, ठीक है ना। अब इनको जो है ना क्लियर मैंडेट मिलता है, मतलब स्पष्ट बहुमत मिलता है, जीतते हैं ये। कायदे से अगर देखा जाए तो इनको, अगर इनकी पार्टी अगर जीतती है तो जो प्रधानमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, यानी इन्हें ही बनना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि दोहरा चरित्र जो था बंगाल के साथ था, पूर्वी बंगाल के साथ जो पाकिस्तान का, वो दोहरा चरित्र था। वो उनको अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, वो उनको बिल्कुल ये हजम नहीं हो रहा था कि आखिर पूर्वी बंगाल के लोग कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वहां के लोग हम पे शासन करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो वही बात हुई कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इनके जीतने के बाद भी जो है सत्ता इनके हाथ में नहीं दी जाती, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक बवाल कटता है, ठीक है ना। अब बंगाल में अब इसके लिए क्या है, विद्रोह शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे जब विद्रोह शुरू होता है तो होता है कि एक ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया जाता है 25 मार्च 1971 को। ऑपरेशन सर्चलाइट जो है वो बंगाल में पनप रहे विद्रोह को दबाने के लिए जो है ना हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें जो है बहुत एक तरह से मास लेवल पे एक तरह से पाकिस्तान की सेना जाती है, वहां पे बहुत लोगों का कत्लेआम होता है, ठीक है ना, खून खराबा होता है बंगाल में पूरा। तो होता क्या है कि जो है पूर्वी बंगाल में खूब खून खराबा होता है, और इसी को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट, मतलब अब जब बंगाल में जो है विद्रोह भड़कता है तो ऑपरेशन सर्चलाइट चलाना पड़ता है। यहाँ पे सेना जाती है, सेना यहाँ जाती है, खूब खून खराबा होता है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। और इसी वजह से क्या है कि जब यहाँ पे बहुत सारा जेनोसाइड होता है तो बांग्लादेश से, मतलब जो उस समय का जो पूर्वी बंगाल था, मतलब वहां से बहुत सारे लोग, लगभग करोड़ों लोग जो है क्या है, भारत आए थे। मैंने आपको कल बताया होगा कि भारत आए थे, तो जैसे हमारे पास तो वैसे ही रिसोर्सेज का उस समय दबाव था, 1971 के टाइम में हमारी इकोनॉमी हमें खुद अपना देखना था। उस समय करोड़ों लोग आ गए, और ये जो जो एक तरह से समस्या जो है भारत के लिए खड़ी हो गई। तो ये चीज था। अब होता क्या है कि इसके बाद जो है देश में और बवाल कटता है, तो बवाल बहुत ज्यादा कटता है, इसलिए देश में भाई रोष होता है कि भाई देश विभाजन हो गया, लोगों में गुस्सा। अब यहाँ पे जो है ना याया खान जो थे इस समय, उनको कर लिया जाता है हाउस अरेस्ट, ठीक है ना। कई साल तक ये हाउस अरेस्ट में रहते हैं। और इस बार जो अब सत्ता की डोर संभालती हैं वो संभालते हैं वो है बेनजीर भुट्टो, है ना, वो पावर में आते हैं। तो सत्ता अब इनको मिलती है। अब होता क्या है आगे, तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं। 1970 में क्या हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ। अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान जिसके लीडर थे, है ना, वो ईस्ट पाकिस्तान से जो है ना एक तरह से बहुत एक क्लियर मेजोरिटी यानी कि उनको मिलती है। तो इन द 1970 जनरल इलेक्शन द अवामी लीग लेड बाय ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान won an absolute majority. However, the military elite and West Pakistan politician like Zulfikar Ali Bhutto refused to hand over power to a Bengali leader. ठीक है ना, यानी वहां के जो इलीट मतलब मिलिट्री थे, ऑफिसर्स थे, और जो वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो, इन लोगों ने सत्ता हाथ में देने से मना कर दिया कि हम भैया हम आपको नहीं मानते। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इन 1971 जनरल याया खान ऑर्डर अ ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन ऑन हिज ओन सिटीजन इन ईस्ट पाकिस्तान, ऑपरेशन सर्चलाइट, causing millions of terrified refugees to flood into India, है ना। This forced India to intervene, leading to the full-scale Indo-Pak War of the December 1971। अब जब एक तरीके से यहाँ पे वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि याया खान क्या करते हैं, जो बांग्लादेश में मिलिट्री भेजते हैं और वहां पे ब्रूटल क्रैकडाउन होता है ना, उस रिबेल को दबाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया जाता है। इससे बहुत सारे लोग जो भयभीत हो गए, जो इस खूनी नरसंहार में जो भयभीत हुए थे, वो सब कहाँ है, भागने लगे भारत की तरफ। और इससे क्या है, भारत पर दबाव बढ़ने लग गया। और इस दबाव के कारण क्या हो गया कि एक जो है उस समय की वर्तमान में उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या है, उन्होंने जो है इस मुद्दे को देखा, गंभीरता से लिया, और
इस सभी कारणों से क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर हुआ दिसंबर 1971, यानी कि 1971 का वॉर है वो इसीलिए हुआ था, इसी बात पे हुआ था। इंडिया क्रश द पाकिस्तान आर्मी, इंडिया ने जो है बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया, रिजल्टिंग द सरेंडर ऑफ 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड हिस्टोरिक परमानेंट सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान व्हिच इमर्ज ऑन द ग्लोबल मैप एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री नेम्ड बांग्लादेश। और इसी के बाद क्या हुआ कि जो है इंडिया जो है जब पाकिस्तान को हराता है तो 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक जो है भारत के कब्जे में होते हैं, और उसके बावजूद क्या होता है कि जो हमने जो है फिर भी क्या है बाद में जो है एक शिमला समझौता में हमने सब दे दिया वापस, उनकी जमीनें भी दे दी और जो हमने जीता था, और उनके जो सोल्जर्स भी हैं उनको भी छोड़ दिया था ना, शिमला बताया होगा मैंने आपको। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स और हिस्टोरिक परमानेंट सेसेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और इसी दौरान क्या हुआ, इसी वॉर के बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश जो है उसका जन्म हुआ है ना। तो 1971 में लोगों ने क्या बोला होगा, मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है ना। पाकिस्तान को क्या हुआ है, बांग्लादेश हुआ है, पाकिस्तान से अब नया देश बना है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो याया खान के इसी तानाशाही दौर में पाकिस्तान ने अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट बांग्लादेश संकट का सामना किया। तो इसी में क्या हुआ कि जो है इसी में जो है, अब आपको एक और चीज बताता हूं, महज 13 दिन में क्या है पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया था भारत ने, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, भुट्टोज सिविलियन रूल एंड जियाउल हक कूप। अब क्योंकि बहुत ही शर्मनाक हार हुई थी 1971 में, मतलब आधे से ज्यादा टेरिटरी हाथ से निकल गई, ठीक है ना। अब मिलिट्री ने सीवियर लॉस फेस किया है ना। अब मिलिट्री के वैधता पे सवाल, अब हारे हुए सैनिक, मतलब हारे हुए जो आर्मी है, तो जाहिर सी बात है देश में अब क्या ही मुंह दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक तरह से लॉस, बहुत सारा सीवियर लॉस हुआ, और लेजिटिमेसी पे सवाल, लोग आर्मी के ऊपर जो सब भरोसे पर सवाल खड़े करने लगे। अब इस तरह से क्या होता है, ये सारे कारण बने, अब जनरल याया खान को फाइनली इस्तीफा देना पड़ता है। इससे क्या होता है, वापस एक जो है ना नया रास्ता बनता है कि भाई अब जो है ना पाकिस्तान में फिर से क्या होगा, लोकतंत्र का रास्ता खुलता है। पाकिस्तान में अब क्या है, एक तरह से फिर से क्या होता है, फिर से एक जो है डेमोक्रेसी आती है, और 1971 से 1970 के बीच में फिर से क्या होता है, एक चुनी हुई सरकार काम करती है। अब भुट्टो ने क्या है, एक नया संविधान, जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करते हैं, एक नया संविधान लाते हैं 1973 में, एंड नेशनलाइज द की इंडस्ट्रीज गेनिंग मैसिव पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस। अब जब उन्होंने क्या किया, कुछ की इंडस्ट्रीज जो महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज थे उनका नेशनलाइजेशन किया, और इसके अब इस वजह से क्या है संविधान बनाया, डेमोक्रेसी दी, इसके वजह से क्या है जनता में उनके लिए प्यार, और जो है जनता में उनके लिए जो है एक जो है नया उत्साह था उनको लेकर, ठीक है ना। तो अब उनको काफी इससे पॉपुलैरिटी भी मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, भुट्टो ने 1973 में देशों को एक नया संविधान दिया, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही तानाशाही रवैया अपनाने लगे। जब 1977 के चुनाव में उन पर भारी धांधली के आरोप, रिगिंग का मतलब होता है धांधली करना, है ना, समझ गया मेरी बात। तो आरोप लग गए कि भाई अब पावर में रहना था, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि यार जीतेंगे नहीं, है ना, तो क्या किया, इलेक्शन में हेर फेर करने लग गए। तो अब इससे आरोप लग गए उनके ऊपर कि भाई भारी धांधली के जब आरोप लगे तो देश में उनके खिलाफ हिंसक दंगे भड़क उठे। देश के इस अव्यवस्था का फायदा उठाकर उनके खुद बनाए जो सेना प्रमुख थे, वही क्या करते हैं कि उनका जो खुद जो बनाए सेना प्रमुख जनरल होते जियाउल हक, वो जुलाई 1970 में अचानक से तख्ता पलट कर दिया उन्होंने, और फिर से क्या होता है, सेना का शासन लौट आता है, और भुट्टो की चुनी हुई सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। इतना ही नहीं, जनरल जिया ने सख्त मार्शल लॉ से, मिलिट्री रूल को कहते हैं मार्शल लॉ, काफी स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए मार्शल लॉ काफी स्ट्रिक्ट होता है। और ये वहां पाकिस्तान में जो है जनरल जिया ने क्या किया, सख्त मार्शल लॉ लगा दिया, और आगे चलकर 1979 में डिप्लोमेटिक तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़वा दिया। उसके बाद क्या किया, तख्ता पलट करने के बाद जो है उनको जो है ना एक तरह से फांसी पर भी चढ़वा दिया, है ना, ताकि सेना के खिलाफ कोई नेता बचे ही ना, है ना। तो ये चीज है। अब बात करते हैं हाँ, तो जनरल जियाउल हक, अब यहाँ पे एक चीज लिखा है, आप देखिए, म्यूजिकल चेयर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे म्यूजिकल चेयर होता है ना, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, मतलब शिफ्ट हो रहा है ना कुछ। यहाँ पे एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि कुछ सरकार स्टेबल नहीं रह रही है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह रही है, कभी डेमोक्रेसी आ रही है जा रही है, वही बात है। जनरल जियाउल हक ने क्या किया, मतलब बहुत ही सख्ती से राज किया, है ना। उन्होंने 1982 के बाद उन्हें जनता के एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ा। अगस्त 1988 में क्या होता है कि एक तरह से मतलब जनता उनसे काफी ज्यादा खफा थी,
अगस्त में क्या होता है, उनकी रहस्यमयी हालत में क्या होता है, एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। अब उसके बाद जो एक तरीके से क्या है कि उनकी जो बेटी होती हैं वो सत्ता में आती हैं, वो सत्ता की बागडोर को संभालती हैं। तो होता क्या है कि जनरल जब जिया की मौत हुई तो जिसके बाद देश में दोबारा चुनाव कराए गए। इस बार जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, जो किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है ना, ये चीज है। इसके बाद पूरा दशक जो है 1990 का दौर पाकिस्तान की राजनीति में म्यूजिकल चेयर्स जैसा रहा, जहां सत्ता कभी बेनजीर भुट्टो की पीपीपी के पास जाती तो कभी नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग पीएमएल के पास जाती। ठीक है ना। भ्रष्टाचार के आरोप और बैकस्टेज से सेना के दखल के कारण कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में समर्थ रही। यह अस्थिर लोकतंत्र 1999 में तब पूरी तरह खत्म हो गया, जब भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच में तनाव बढ़ गया। अब कारगिल वॉर होता है 1999 में। तो अब ये कहने का मतलब क्या है, ये अस्थिर जो लोकतंत्र यानी कि म्यूजिकल चेयर वाला गेम, ये पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान भारत से फिर हार जाता है और वहां के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है और वहां के जो उस समय नवाज शरीफ जो थे और जो वहां के जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उनके बीच में जो है एक तरह से ठनाठनी हो जाती है। ठीक है। तो वहां के जब प्रधानमंत्री और जब जनरल के बीच में क्या हुआ, जब तनातनी बढ़ गई तो एक तरीके से अब क्या हुआ कि जो वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को क्या है, सेना के कार्यभार से मतलब जनरल के पद से हटाना चाहा। वो हटाना उन्हीं को भारी पड़ गया। ठीक है ना। सेना क्या करी, सेना भारी पड़ गई। अब सेना उनको क्या करती है, सेना उनको ही क्या करती है, हटा देती है सरकार से, है ना। और खुद क्या है, गद्दी पे विराजमान हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि एक तरह से मतलब जो रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम क्या होता है, लोगों का मत जानते, जनमत संग्रह कहते हैं उसको। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से खुद को ही क्या कर दिया, दिखावटी मतलब रेफरेंडम करा लिया और अपने खुद को क्या कर दिया, राष्ट्रपति घोषित कर लिया। अब हुआ क्या कि एक तरीके से जो है मतलब ये जो चुनाव हुए थे एक तरीके से मतलब वो दिखाने के लिए था, कुछ मामूली चुनाव कराए ताकि मतलब एक तरह से उनका जो तानाशाही जो शासन है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक लगे, है ना, कि चलो हम चुन के आए हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं, है ना। तो अब कहने का मतलब क्या है, 2008 के बाद वहां लगातार कागज पर चुनी हुई सरकारें ही राज कर रही है। मतलब अभी भी 2008 तक अगर जो रही है वहां पे, तो क्या है, कागजों पर जो है चुनी हुई सरकारें ही राज करती है। मतलब कागजों पर है कि हाँ भाई यहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आखिर जो है हम ये जानना चाहेंगे कि जो क्या कारण रहे कि एक तरह से जो है ना यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी फेल मार गया। तो सबसे पहली बात देखते हैं जरा, देंगे क्या कारण रहे एक तरीके से जो पाकिस्तान में जो है मतलब कभी स्थिर सरकार या लोकतंत्र नहीं आ पाया, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी क्यों फेल कर गई। तो पाकिस्तान में जो कभी भी मजबूत लोकतंत्र ना बन पाने के पीछे यहाँ पे 3 प्रमुख कारण है। यानी कि यहाँ के जो जो समाज और राजनीति के ना कुछ जो जो उनका प्रभाव है, जो सबसे पहला कारण है कि पाकिस्तान के समाज और सत्ता पर 3 सबसे बड़े शक्तिशाली वर्गों का प्रभाव है। सबसे पहले वहां के जो मौलवी लोग हैं उनका प्रभाव ज्यादा है, मतलब धर्मगुरु का। और दूसरी बात करूं तो यहाँ पे मिलिट्री जो है, सेना का भी वहां पे क्या है, गहरा प्रभाव है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जो यानी कि बड़े बड़े जमींदार जो अमीर लोग हैं, वो ये लोग, अब ये क्या है देखो, ना यहाँ पे सेना चाहती है कि यहाँ पे क्या एक तरीके से मतलब जो है कभी लोकतंत्र आए, ना यहाँ पे बड़े बड़े जमींदार चाहते हैं और ना ही ये धर्मगुरु। अब यहाँ पे कारण क्या है कि अगर सेना क्यों नहीं चाहेगी तो इसके बारे में बात करते हैं। और बड़े बड़े जमींदार क्या है, देखो अगर देश में लोकतंत्र आएगा यानी कि शासन की व्यवस्था तय कौन करेगा, तो यहाँ के लोग तय करेंगे। तो अब अगर जब लोग सत्ता को कंट्रोल करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे कि कौन शासन करेगा, तो जो ये बड़े बड़े रसूखदार लोग जो बैठे हुए हैं ये तो जॉबलेस हो जाएंगे ना। तो यही बात यहाँ पे भी होती है। इन तीनों का एक शक्तिशाली गुट है जो नहीं चाहता कि देश में आम जनता का राज हो, क्योंकि लोकतंत्र आने से इनकी जो है ना दाल रोटी खत्म हो जाएगी, तो ये इनका रसूख खत्म हो जाएगा, इसलिए मिलकर चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत के साथ पाकिस्तान लगातार रहने वाला विवाद। अब यहाँ पे सेना क्या करती है, सेना की दाल रोटी जो है भाई इसी पर नहीं चलेगी कि अगर मान लीजिए कि अगर सेना की जरूरत क्या है, जब तक देश में असुरक्षा का माहौल ना हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली होगी कि डर बिकता है, यहाँ पे पाकिस्तानी सेना वही डर जो है ना
डर का जो चूरन है वो पाकिस्तान की जनता को चटाती रहती है और इसी पे अपना जो है ना रोटी सेकती है। सेना समर्थक गुट जो है ना इस दुश्मनी का जो है भारत पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसका खूब फायदा उठाते हैं, है ना। और पाकिस्तान की जनता के मन में यहाँ डर बैठा कर रखते हैं कि भारत कभी भी उन पर हमला कर देगा। भारत जो है ना एक तरीके से अगर मान लो यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो सभी भ्रष्ट है ना, भ्रष्टाचार करेंगे, ये जो है ना बचा नहीं पाएंगे, पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा। तो ये सब क्या है ना गलत गलत प्रचार करते हैं कि एक तरह से कि भाई कि राजनीतिक दल और नेता पूरी तरह स्वार्थी और भ्रष्ट हैं और लोकतंत्र के कारण देश में क्या है एक तरह से अराजकता फैल जाएगी और उसमें पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी और कश्मीर और भारत का डर का बहाना बनाकर वो सिद्ध करते हैं कि देश को बचाने के लिए सेना का शासन बहुत जरूरी है, यानी कि सेना होना जरूरी है, मिलिट्री बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात। तो ये कुल मिला के क्या है वहां पे इंटरनल फैक्टर है। दूसरा, भले ही पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह सफल नहीं पाए लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां के लोग तानाशाही चाहते हैं। वहां अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की आम जनता के दिलों में अभी भी क्या है लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र एक बहुत मजबूत और गहरी चाह है, यानी कि डेमोक्रेसी इज अ डीप सेंटिमेंट, है ना। पाकिस्तान के बात ये है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है, तो ये देखिए कि इतनी पाबंदियों के बावजूद, जैसे कि अब मान लीजिए पाकिस्तान में जो है मैंने बोला कि सेना जो है ना वहां पे क्या होता है हमेशा हावी रहती है। तो इतनी पाबंदियों के बावजूद भी पाकिस्तान की मीडिया प्रेस बहुत बहादुर है, जो सेना के जुल्मों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाती है। इसके साथ ही वहां जो ह्यूमन राइट्स का हो रहा है वायलेशन की या उसके ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए जो है वकील यानी कि एडवोकेट्स, स्टूडेंट और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनका एक बहुत ही मजबूत आंदोलन चलता रहता है कि भाई यहाँ पे कोई भी मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, ठीक है ना। तो सेना की बंदूक के सामने जो है ना एक तरह से मतलब ये झुकने की तैयार नहीं होता, यानी कि जो कहते हैं ना कि हर लोग बुरे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं क्या है एक तरह से नेतृत्व कैसा है उसे दिखाने वाला, उस देश को जो रिफ्लेक्ट करता है वहां की लीडरशिप रिफ्लेक्ट करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर लीडरशिप खराब होगी ना, तो अगर देश के लोग कितने भी अच्छे होंगे ना, उनका भी एक कहीं ना कहीं क्या है उनमें भी वो भी क्या है वो बुरे ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे है। अब हुआ कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र में नाकाम होने की सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि कोई सच्चा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अगर इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो वो नहीं मिला। मतलब एक तरह से कोई ये प्रमोट करने के लिए नहीं आया कि भाई चलो पाकिस्तान में पीस हो जाए, है ना, शांति रहे वहां पे, बल्कि उल्टा जो है क्या है कि उनको वो युद्ध चाहते थे और युद्ध में ही उलझा के रखने वाली बात उनके साथ थी। मतलब एक तरह से क्या है पाकिस्तान को उस समय अगर दबाव मिलता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव मिलता, अन्य देशों का दबाव मिलता कि भाई ऐसा नहीं है वहां पे जो है ना डेमोक्रेसी लाओ, तो जाहिर सी बात है कि जो जितने भी जनरल है यानी कि जो मिलिट्री है वहां की उतनी ज्यादा क्या है उनके हौसले नहीं बढ़ते। तो यही कारण है। अब अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है दुनिया भर में लोकतंत्र का ज्ञान बांटते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं हमेशा अगर स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को यूज करते हैं, पाकिस्तान को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद कहने का मतलब क्या है अपना मतलब साधते हैं और फिर उसको जो है ना पुचकार के बोलते हैं जाओ बेटा बैठो। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमेशा पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों को अरबों डॉलर की मदद दी और उन्हें जो है ना एक तरीके से क्या है 1989 में जब सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान के कब्जा किया तो अमेरिका ने जनरल जियाउल हक का इस्तेमाल किया और जो हुआ क्या कि मतलब एक प्रॉक्सी वॉर जो होता है, तो अमेरिका क्या करता है कि एक तरीके से जो है पाकिस्तान के जनरल्स को अरबों डॉलर फंड करता है और अरबों डॉलर फंड देता है और उसके बाद जो है भले देखो अमेरिका लोकतंत्र की बातें करता है, ठीक है ना, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी सोसाइटी होना चाहिए, पूरा ये शांति होना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वही जो इन्हीं लोग का क्या है दो चेहरे वाली बात हो जाती है कि ये लोग एक तरह से एक तो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और फिर क्या करते हैं जो पाकिस्तान में जो है अस्थिरता फैलाने का इनका भी कैसे रोल है बताता हूं मैं आपको कि ये यहाँ के जनरल्स को क्या करते हैं, यहाँ के जो जनरल होते हैं सेना होती है उनको अरबों डॉलर का फंड देते हैं, ठीक है ना, किस लिए, ताकि प्रॉक्सी वॉर करो, ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। और ये भी इस्तेमाल होते हैं। फिर होता क्या है कि अब एक 2001 में अमेरिका पर एक 9/11 वाला हमला होता है और उसके बाद जो है अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर जनरल परवेज मुशर्रफ को अपना मोहरा बनाया और भारी हथियार दिए। असल में अमेरिका और यूरोपीय देश को दो बातें सबसे बड़ा डर सताता है,
पहला अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद और दूसरा ये डर कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार कमजोर या स्थिर रही तो पाकिस्तान ने परमाणु हथियार वहां के कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के हाथ लग सकते हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। इसी डर के कारण पश्चिमी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र के बजाय क्रूर सैन्य तानाशाह को सत्ता में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल सेना ही उन परमाणु बम को सुरक्षित रख सकती है और साउथ एशिया में पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा कर सकती है। तो आज हमने आपको कहीं ना कहीं क्या है, उम्मीद करता हूं कि जो पूरा जो कारण रहा है वो आपको मैंने समझाया होगा, तो आपको समझ में आया होगा। उस पूरे कारण को हमने देखा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसे आया, कब आया, कितने सालों में जो है संविधान बना, कब कब जो है एक तरह से सेना का शासन आया और कब कब जो है एक तरीके से वापस जो है डेमोक्रेसी आया। तो ये सब जो कुल कारण थे और मैंने आपको ये समझाया। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर बताएं हमें, और अगर कोई जो है अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे पाता हूँ, ज्ञान बांट पाता हूँ आपसे, और आपको आपको आपके नॉलेज को जो है बढ़ा पाता हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इससे आपका प्यार मिलेगा, हमें हौसला मिलेगा और हमें और काम करने का जो है प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं रुकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।